नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। और आज का प्रश्न जो है जीएस थर्ड पेपर का है और 2 प्रश्न देखेंगे। डेली हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्न संख्या 115 है और 250 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है। जो चीज़ प्रश्न में पूछी गई है उसी का उत्तर देना है आप लोगों को। अपने जो प्रश्न है, प्रश्न से कभी भी नहीं भटकना है। जो चीज़ आपसे पूछी जाती है, जितनी मात्रा में पूछी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को उत्तर लिखना है। ठीक है। और जो प्रश्न लिखना है वो आपको पैराग्राफ में लिखना है। 2 पैराग्राफ में जुड़ाव होना चाहिए और कुछ डेटा का उपयोग भी कर सकते हैं, कुछ एक डायग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं। और कीवर्ड को आप लोग हाईलाइट कर दिया करें और हो सके तो इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, तीनों पार्टों में अगर एक कोई कोटेशन का उपयोग कर लेते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है और डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ठीक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं हम लोग। डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आईएसआईएस में शामिल हो जाना रहा है। ठीक है। और आईएसआईएस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और देश की सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक है। ठीक है। तो इस पर चर्चा करनी है आपको। जो चीज़ पूछी गई है आपको उसी का जवाब देना है। अगर आईएसआईएस के बारे में लिखेंगे तो उसी में आपके 500 वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ पूछी गई है आपको उसी का उत्तर देना है और भारत के परिप्रेक्ष्य में देना है, क्योंकि यहाँ भारत की बात हो रही है। लेकिन इस्लामिक संगठन जो है आईएसआईएस, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि आईएसआईएस है क्या। इसका फुल फॉर्म जो होता है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया है। ठीक है। और यह एक आतंकवादी संगठन है जो कि एक कट्टरता को प्रोत्साहन देता है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। और यह एक आतंकी संगठन जो है वो सुन्नी संगठन है। ठीक है। और यह अपने धार्मिक मतों को प्रचार करता है, आतंकवादी घटनाएं कराता है और सभी देशों के ऊपर। और हाल फिलहाल में इधर इराक और सीरिया में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका हुआ और वैश्विक परिदृश्य में भी अनेक देशों में घटनाएं और इसका सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहा। और इसमें नवयुवक सबसे ज़्यादा शामिल हो रहे थे और क्योंकि इसके शामिल होने के बहुत सारे कारण थे। उन लोगों की मनोवृत्ति किस तरीके से है, ठीक है, उनकी मन स्थिति किस तरीके से है और जो इसको लिए जो फंडिंग देते हैं, पैसा देते हैं, वो चीज़ भी महत्वपूर्ण थी। तो ये जो हमला करते हैं, जैसे कुछ लोगों की मनोवृत्ति होती है लोगों को मारना, किसी को अच्छा लगता है लोगों को रोते हुए देखना, मरते हुए देखना। तो ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग, कुछ लोग पैसे के लालच में जाते हैं जो ऐसे संगठनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो यह संगठन आईएसआईएस जो है वो हमले करता है। ठीक है। आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। अल्पसंख्यकों, महिला, बच्चों पर खूब अत्याचार इसने किए हैं। ठीक है। और पूरे वैश्विक परिदृश्य में इसने अपनी एक पहचान बना ली है। ठीक है। तो यह आईएसआईएस है जो कि मुख्यतः जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो हर जगह अपनी पैठ बना रहा है और भारत में भी इसने पैठ बनाई है। तो ये कुछ घटनाएं हुई थी नवयुवकों के ज्वाइन होने की, तो उसी पर इस प्रश्न को दिया गया था यूपीएससी के द्वारा। तो अब देखिए इसके उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य यही है कि किसी भी देश में जब ये अपना पाँव पसारना चालू करता है और वहाँ पर अपना नेटवर्क स्थापित करना चाहता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह सुन्नी इस्लामिक देश बनाना। जैसे मान लीजिए कोई एक देश है, अब देश में अगर 10 लोग हैं या 10 बच्चे रह रहे हैं, हम 10 व्यक्ति जो हैं उनका ब्रेन वॉश करके हम अपने आतंकवादी संगठन में अगर ज्वाइन करा ले जाते हैं तो वो देश भी पूरी तरीके से आतंकवादी उसी विचारधारा पर, उसी कट्टरता के साथ में काम करना चालू कर देता है। ठीक है।
और इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे डिजिटल मीडिया के प्रचार, जो डिजिटली माध्यम है, डिजिटल मीडिया है, उसके माध्यम से अपने जो कट्टरतावादी विचार हैं, अपनी विचारधारा है जो सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज़ बनाना चाहता है, तो उसी के अपनी संगठन के विचारों को यह प्रचार प्रसार करता है, लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाता है। और सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया इसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। और क्या करता है कि जैसे एक धर्म परिवर्तन या धार्मिक मतारोपण भी करता है, सब पे आरोपित करता है चीज़ों को, अपने धार्मिक जो भी इनके सिद्धांत हैं उनको वह नवयुवकों पर और जो भी व्यक्ति इनसे जोड़ना चाहता है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे भी जुड़ते हैं कि वो अपने ख्याति प्राप्ति के लिए भी करते हैं कि मेरा नाम होगा विश्व में, तो इसलिए भी बहुत से लोग करते हैं। और और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जैसे आईएस का उद्देश्य क्या है कि जैसे जो लोग असंतोष है, जिन लोगों में असंतोष है, वो वंचित वर्ग का भी व्यक्ति हो सकता है, वो सरकार से नाखुश है या परिवार से नाखुश है, घृणा वाला व्यक्ति, आत्म घृणा हो गई है उसके अंदर, ठीक है, आत्मग्लानि हमेशा हमेशा लोगों से घृणा करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, वो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के व्यक्ति हैं। अगर हमेशा घृणा की ही व्यक्ति करता रहेगा तो उसकी एक मन स्थिति बन जाती है कि हम ऐसे ही घटनाओं को, हम ऐसे ही आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करें। और या तो अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी बहुत से लोग इनको ज्वाइन करते हैं। तो यह इसका उद्देश्य क्या होता है, ऐसे लोगों को अपने आतंकवादी संगठन में शामिल करना, ठीक है। और बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, पैसा इसमें मिलता है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। एक मानसिक प्रवृत्ति भी होती है मनुष्य की, ठीक है, ख्याति प्राप्ति करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, और सारे एक वैश्विक लेवल पर उस व्यक्ति का नाम भी होता है। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करता है, तो इसी वजह से वह आईएस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो उद्देश्य थे इसके, इस संगठन के, ठीक है, जो भी चीज़ें थी संगठन के उद्देश्य बताया कि ये किस तरीके से लोगों को चूज़ करता है और अपनी विचारधारा के अनुसार उन लोगों को परिवर्तित करता है, ब्रेन वॉश करता है, और हर तरीके से उस व्यक्ति को लालच देकर अपने संगठन में रहता है। और वह एक समूह के माध्यम से भी हो सकता है या एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी हो सकता है। अब सोच के देखिए कि अगर कोई एक आतंकवादी घटना करवानी है तो एक व्यक्ति ही चाहिए होता है, वो खुद ही सुसाइड बॉम्बर बन जाए और कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता है। और इराक और सीरिया से इन संगठनों के जो प्रमुख हैं उनको आने की कहीं भी किसी भी देश में ज़रूरत नहीं रहेगी, वो सोशल मीडिया और डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से ही सारे कार्य करते हैं, ठीक है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत से घटनाएं हुई, बहुत से लोगों ने इधर ज्वाइन करने की जो घटनाएं थी वो सुनाई दे रही थी, तो सरकार के सामने एक आंतरिक सुरक्षा का भी मुद्दा उठकर आया। और जो ये आतंकवादी संगठन है, तो अगर यह भारत में एक पैठ बनाता है तो वो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, या जो इस्लामिक संगठन है ये किस तरीके से क्या करता है, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आंतरिक रूप से, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि जैसे यह प्रभाव क्या पड़ेंगे कि हमारे देश में जैसे युवाओं के द्वारा युवा लोग इससे आकर्षित हो रहे हैं। तो यह क्या है, एक जैसे 10 लोगों या 2 लोगों को इस संगठन ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर यह आकर्षित करता है या अपने ग्रुप में ज्वाइन कराता है, तो यह देश के युवाओं के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। देश के लिए नहीं अच्छा है, एक अच्छे समाज में लोगों के लिए नहीं अच्छा है। अगर समाज के ही लोग अगर आतंकवादी बनने लगे तो ये देश के लिए बहुत ही बुरी समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और क्या है कि जो आतंकवादी संगठन है तो यह नेटवर्क स्थापना पर भी बल दे देगा। कैसे कि जैसे मान लिया पहले एक व्यक्ति है, वो उनकी विचारधारा से प्रभावित होता है और आईएसआईएस को ज्वाइन करता है। अब उसी व्यक्ति को वह अपने दोस्तों को बताता है कि नहीं, यह संगठन बहुत अच्छा सारी चीज़ें दे रहा है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वही प्रचार करने लगेगा और कुछ लोग उससे आकर्षित होंगे। आकर्षित होने के बाद जैसे होता नहीं है कि एक फ्रेंचाइजी ले लेंगे कि हम यहाँ पर अपना एक नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं और जो आईएसआईएस संगठन है उसको
यह एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उसको मतलब कहते नहीं है कि फिजिकल रूप में उसको उपस्थित ना होकर ऐसे ही उसका एक संगठन, एक ग्रुप, एक समूह उपस्थित हो जाएगा किसी अन्य देश में, किसी अन्य स्थान पर। ठीक है। और क्या है कि जैसे स्थानीय आतंकवादी संगठन का जुड़ना, जैसे मान लीजिए कोई छोटा संगठन है या सांप्रदायिक समुदाय है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित चल रहा है उस ISIS से, तो उसने क्या किया, वो संपर्क करते हैं ऐसे ही छोटे स्थानीय जो आतंकवादी हैं या कोई संगठन है या इस्लामिक ग्रुप है जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो वो उनसे अपना एक कांटेक्ट बनाते हैं। बनाने के बाद उनको अपने साथ जोड़ते हैं कि आप हमारे उसमें जुड़ जाइए और आपको इतनी इतनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है। तो यह क्या करता है, यह भारत के लिए अच्छा नहीं है। और क्या है कि जो ग्रुप हैं, संगठन हैं, लोग हैं, उनके माध्यम से जो ISIS है वो भारत में घटनाएं भी करवा सकता है। ठीक है। तो यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और क्या है कि इस्लामिक लोगों के बीच में जो युवा हैं, युवाओं की मनोवृत्ति को बरगला कर उनको गलत दिशा में ले जाकर कश्मीर के मुद्दे को भी वो बहुत ही ज़्यादा कर सकता है, उछाल सकता है, उसमें वृद्धि कर सकता है। ठीक है। कि पाकिस्तान में लोगों को बताए, वहाँ के युवाओं को बताए कि देखिए आपके मुस्लिम भाइयों के साथ में क्या हो रहा है। ठीक है। या यहीं के लोगों को, जो हिंदू लोग रहते हैं कश्मीर में, तो उन्हीं के दिमाग में ये भरे कि देखिए मुसलमान लोग हिंदुओं के साथ में क्या कर रहे हैं, या मुसलमान के युवकों के बीच में कोई हिंदू रह रहा है। तो वहाँ पर अब जैसे नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में भी मुस्लिम रहते हैं और जो हिंदू हैं, ठीक है, और जो मुस्लिम हैं, दोनों मिलकर कश्मीर में रहते हैं। अब कश्मीर के युवकों को बताया जाए कि देखिए नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम भाई हैं उनके साथ में कितना बुरा किया जा रहा है, तो ये सारी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये सरकार की एक समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। और इसका प्रभाव क्या होता है, एक और प्रभाव होता है कि सोशल मीडिया में एक गलत प्रचार फैलेगा। सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों के माध्यम से ये लोग अपनी चीज़ों को प्रसारित करते हैं और सारी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है। माध्यम इनका यही रहता है, सारी सामग्री पूरी की पूरी इंटरनेट की सामग्री जो है आपकी इंटरनेट पर पड़ी हुई है। और क्या है कि हमारे देश में एक इस्लामिक कट्टरता को भी बढ़ावा दे सकते हैं ये इस्लामिक संगठन जो ISIS है। यह हमारे देश में एक सामाजिक भाईचारा है, सद्भाव है, और जो एक सामाजिक स्थिति है, सामाजिक माहौल है, उसको भी ये लोग ख़राब कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा और एक देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं है कि इसका जो प्रसार है, जो प्रचार प्रसार है, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए आपने सारी चीज़ें बता दी, प्रभाव भी बता दिए, उद्देश्य भी बता दिए, और क्या है इसको भी आपने बता दिया थोड़ा थोड़ा। अब लास्ट में आपको थोड़े से उपाय भी देने पड़ेंगे, क्योंकि समस्या है, समस्या का अगर कोई समस्या बताई आपने तो उसका समाधान भी आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, सबसे पहले देखिए मुख्य माध्यम क्या है जो इसके फैलने का लोगों की, जैसे मान लीजिए ये ISIS है। ठीक है। ये ISIS है और ये लोग हैं। अब इनके बीच जुड़ने का माध्यम क्या है, यही इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इन चीज़ों के माध्यम से, वेबसाइट्स हैं, तो इनके माध्यम से ही इनका जुड़ाव होता है। तो हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला माध्यम है, ठीक है, इस माध्यम पर निगरानी रखनी है। तो हमें करना क्या है, एक साइबर सुरक्षा की बहुत अच्छी नीति को क्रियान्वित करना होगा, साइबर सेल का निर्माण करना होगा। इंटरनेट और यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे निगरानी, एक कड़ी निगरानी रखनी होगी कि कोई भी ऐसे कट्टरवादी संगठन का कोई भी विचार या कोई भी नोट्स या जो उनकी विचारधारा की चीज़ें हैं वो सर्कुलेट ना हो पाएँ। ठीक है। तो यह निगरानी जो साइबर सुरक्षा है, ये हमारे देश में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है। और तभी हम, अगर हमारी निगरानी अच्छी होगी, दंड जो यहाँ के दंड प्रावधान हैं उनको और कड़े किए जाने चाहिए कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति इन चीज़ों को फैलाता है या इस्लामिक कट्टरता या किसी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को प्रचार प्रसार करता है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। और क्या है कि जैसे परिवार होते हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं हमारे, तो बच्चों को एक परिवार, कहते हैं ना, सबसे पहली पाठशाला परिवार ही होती है। और परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग उनको समझाएं, देखें वो क्या कर रहे हैं, कोई अगर इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा है तो कोई गलत चीज़ों को तो नहीं कर रहा है, तो जो घर के बड़े हैं, माता पिता लोग, तो उनको इस चीज़ की निगरानी करनी पड़ेगी और उनसे एक बेहतर, बच्चों से एक बेहतर माहौल बनाना होगा, ठीक है। उनके साथ में एक अच्छे व्यवहार करना होगा जिससे वो दूसरी चीज़ों पर ध्यान ना लगा सकें और उनको एक नैतिक रूप से सारी चीज़ों को बताना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि देखिए, ISIS के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी होगी कि आतंकवादी संगठन है, इससे आप लोगों को बचना कैसे है और इसके परिणाम क्या होते हैं। और लोगों को इंगेज करना होगा सेमिनार के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, इन सारी चीज़ों के आयोजन करके हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और क्या है कि जो नागरिक भागीदारी है, तो नागरिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग हैं, अगर लोग ही सारी चीज़ें से, देखिए एक सिटी है, एक सिटी में ही मान लीजिए लगभग सभी लोग आज की डेट में, शहरों में, आपके शहर हो चाहे गांव हो, मोस्टली फेसबुक ट्विटर तो चलाते ही हैं। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति देखता रहे कि उसके पास में ऐसी कोई वस्तु तो नहीं आई जो आ रही हो सजेशन में या कहीं पे भी, तो वहाँ पर अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर ये चीज़ देखने लगे तो ऐसी चीज़ों को, अगर कोई चीज़ आती है तो ऐसी चीज़ों को तुरंत सूचित किया जाए पुलिस में, ठीक है। जो साइबर सेलें बनी हुई हैं, साइबर थाने बने हुए हैं, तो ऐसे में वहाँ पर रिपोर्ट की जानी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए जिससे इस पर रोक लग सके, ठीक है। तो दोस्तों, निष्कर्ष में आप लोगों को बताना है किस तरीके से हम इन चीज़ों को फैलने से रोक सकते हैं, अपने उपाय बताने हैं। और इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड करके आप अपना उत्तर बेहतरीन बना सकते हैं। और लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर सेंड करिए और मैं आपको जो टेलीग्राम पर पीसेस एकेडमी का चैनल है तो वहाँ पर मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से दूसरों के उत्तर आप देख सकते हैं। और GS और डिफेंस का ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। 4th पेपर का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। भावनात्मक समझ को समझाते हुए यह बताइए कि एक भावनात्मक समझ वाले प्रशासक में वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। तो उसके गुण बताने हैं कि वह कैसे कार्य करता है, अगर वह भावनात्मक समझ का अच्छे से उपयोग करता है तो वो गुण कौन कौन से हैं जिससे प्रदर्शित होने से, उसके गुणों को प्रदर्शित होने से पता चल सके कि हाँ यह अच्छा प्रशासक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है इसको बताना है आपको। और एक जो भावनात्मक समझ है, ऐसे व्यक्ति जो भावनात्मक समझ के साथ में कार्य करते हैं तो किन गुणों के साथ में, वो गुण कौन कौन से हैं उनको आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भावनात्मक समझ क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। सीधी सी बात है, छोटी और सिंपल वर्ड में समझिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ बस इतना ही है कि दूसरे की चीज़ों को समझकर, ठीक है, अपने स्वयं को नियंत्रित करते हुए दूसरे की चीज़ों पर समझना और तर्क संगत रूप से व्यवहार करना। जैसे आप लोगों ने मुझसे कोई बात बोली, तो अब मुझे ना उस पर गुस्सा करना है, ना कोई बात बोलनी है, ना कोई गलत बात बोलनी है, ठीक है। पहले समझना है कि आपने बोली कौन सी बात है, समझने के बाद उस पर अपना अच्छे से समझ को अप्लाई करते हुए उस पर निर्णय देना है कि ये चीज़ आप लोगों के लिए सही रहेगी, ठीक है। तो ये है क्या, एक इमोशनल इंटेलिजेंस ये है खुद को प्रबंधित करने का तरीका है।
स्वयं को नियंत्रित करना, दूसरों को भी नियंत्रित करना, सबसे पहले स्वयं को नियंत्रित करना। ठीक है, यह भावनात्मक समझ है, खुद का नियंत्रण और स्वयं का प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन का अर्थ यही है कि हर चीज़ों में आप तर्क संगत रूप से जो चीज़ सही है, नैतिकता के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ में, इन सारी चीज़ों को समझते हुए आप सारे निर्णयों को देते हैं। आप किसी भी प्रकार से अगर आप भावनात्मक समझ को आप अपने घर में अप्लाई करते हैं तो माता पिता और बच्चों के बीच में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, और आपसे बोलता है पिताजी आपको ऐसा ऐसा ये मुझे एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर डांटते हैं या उसको डांटते हैं, नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये ऐसा नहीं है और ये बेकार चीज़ है, इसको नहीं खाना है, या कोई ऐसी चीज़ मांगता है जिसको आपको नहीं देनी तो आप उसके ऊपर चिल्लाते हैं। तो यह क्या है, यह भावनात्मक समझ नहीं है। भावनात्मक समझ वाले व्यक्ति के अंदर कौन से गुण होंगे कि वह अपने बच्चे को सबसे पहले उसकी बात सुनेगा, सुनने के बाद स्वयं को नियंत्रित रखेगा, डांटेगा नहीं, नहीं डांटेगा और उसको बताएगा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसकी जगह आपको ये चीज़ दूसरी चीज़ दिलाते हैं, चलिए। तो ये क्या है, ये एक प्रबंधन है, खुद को प्रबंधित करने का तरीका प्लस दूसरे को भी मैनेज करना है आपको। ठीक है, और क्या है कि यह व्यवहार का एक तरीका माना जाता है। ठीक है, जो आप बिहेव करते हैं किस तरीके से या जो आपका व्यवहार है वो प्रदर्शित दूसरों के साथ में कैसा है, ठीक है, वो कैसे प्रदर्शित होता है, इसको इसमें बताया जाता है। तो भावनात्मक समझ को अगर हम देखें तो भावनात्मक समझ वाले एक प्रशासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो अब इनको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, भावनात्मक समझ वाले प्रशासक में सबसे पहला गुण कौन सा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप प्रशासक हैं, कहीं के डीएम हैं या डीएसपी हैं या आप वहाँ के एसडीएम हैं, ठीक है, तो अब दो पक्ष आए आपके पास में, कोई विवाद है, दो गांवों का विवाद है और वहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसी चीज़ों को लाना, जैसे जो विवाद है, विवाद का एक रचनात्मक उपाय आपको बताना है वहाँ पर। ठीक है, एक आप सिविल अधिकारी हैं, सिविल सेवक हैं, तो ऐसे ही सिचुएशन में आपको दोनों पक्षों को सुनना है। सबसे पहली बात, उन पर उनके व्यवहार पर या उनके बोलने पर या बताने पर आपको अपना आपा नहीं खोना है, आपको अच्छी तरीके से उनको सुनना है। सुनने के बाद, समझने के बाद एक रचनात्मक उपाय को सुझाना है जिससे कि दोनों गांव जो भी पार्टीज़ थी या पक्ष थे, ठीक है, तो उनको बताना है और ऐसा बताना है कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं। तो यह प्रदर्शित करता है पहला गुण। दूसरा गुण क्या है कि जैसे दूसरे के संवेगों एवं अभिव्यक्तियों पर प्रतिक्रिया। तो इसका अर्थ यही है कि जैसे जो बोलते हैं, अब बाय द वे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए किसी आपके अधीनस्थ ने या आपसे नीचे वाला अधिकारी जो है वो आपको कुछ गलत वर्ड बोला, तो आपको क्या करना है, अब आप भी उसको बढ़ चढ़ कर, आप उससे बड़े हैं, ठीक है, आप उससे पद में बड़े हैं, तो आप उसको कुछ भी बोलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है वो तेज आवाज़ में बोला तो वहाँ पर आपको उसी तरीके से व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, आपको स्वयं को भी नियंत्रित करना है कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, प्लस दूसरे को, उस व्यक्ति को भी समझाना है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके नतीजे जो होंगे वो आपके लिए नहीं ठीक होंगे, कि आपको स्वयं को नियंत्रित करना है प्लस उस व्यक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे मान लीजिए परिवर्तन के साथ अपनी समझ को मतलब अप्लाई करवाना। तो जैसे मान लीजिए कोई एक मीटिंग हो रही है, अब वहाँ पर सभी के विचार सुने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लोगों की मीटिंग हो रही है, 10 अधिकारियों की, ठीक है। अब जो प्रमुख हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपके विचार क्या हैं। तो आपके विचार अगर वो भावनात्मक समझ के साथ में एक अगर इनोवेटिव आइडिया होगा तो वो ज़रूर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि जो परिवर्तन होने वाला है या जो चीज़ होने वाली है, परिवर्तित होने वाली है, उसमें आप अपनी समझ को किस तरीके से बताते हैं।
ठीक है, किस तरीके से लोगों को समझाते हैं या जो आपके संगठन के अधिकारी हैं उनको समझाते हैं। ठीक है, और क्या प्रदर्शित करता है कि जैसे जो नैतिक मूल्य हैं और विश्वासों, जो नैतिक मूल्य हैं, विश्वास हैं, तो इनकी पहचान या जो व्यवहार करता है, जो कार्य करता है, जो बौद्धिक निर्णय लेता है या संगठन के स्तर पर कोई भी निर्णय लेता है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का प्रदर्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें जरूर शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा प्रशासक वही होगा जो नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णयों को लेता है और जो मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सोचता है, समझता है और समझने के बाद उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए, इन चीज़ों पर आगे बढ़ता है। और अगला गुण क्या है कि वह सहानुभूति को प्रदर्शित करता है कि जैसे कोई भी योजना है, परियोजना है या लोग हैं, उनके प्रति एक सहानुभूति रखता है। जो भी कार्य करते हैं आप या जो भी निर्णय देते हैं उसमें सहानुभूति रहती है कि नहीं, इस वंचित वर्ग को इस तरीके से ये चीज़ें दी जानी चाहिए, इस निर्धन परिवार को ये चीज़ें मिलनी चाहिए, और उसी तरीके से वह कार्य करते हैं। और क्या है कि अन्य को, मतलब सभी को साथ में लेके चलना, खुद को और प्लस आपके आसपास में जो भी व्यक्ति हैं या आपके ज़िले में जो भी व्यक्ति हैं उनको साथ में लेकर चलना। ठीक है, और क्या है कि एक भावनात्मक समझ वाले प्रशासक में एक लास्ट गुण कौन सा होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नासमझ व्यक्ति, तो नासमझ व्यक्ति को भी ऐसी सलाह देना जो उसको अच्छा लगे। ठीक है, एक उपयुक्त सलाह को देना उनको। ठीक है, जो व्यक्ति नासमझ है, उनको समझ ही नहीं है कि क्या गलत है, क्या सही है, किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने आप को नियंत्रित करते हुए आपको उसको बताना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। आप लोगों को 150 वर्ड में लिखना है, ध्यान रखिएगा, और निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है कि यह प्रशासक के गुण जो हैं एक अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब हमारे सिविल सेवक अच्छे होंगे तो उनके द्वारा किए गए कार्य भी अच्छे होंगे। ठीक है, और इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आप भी इसमें ऐड करके, जो भी आप पढ़ते हैं तो उनको ऐड करके आप लोग प्रश्न को लिखिए, और लिखने के बाद आप लोग इसमें, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर आप लोग भेज दीजिए। मैं आप लोगों को उत्तर देखने के लिए ज़रूर बोलता हूं कि आप लोग उत्तर ज़रूर देखा करिए। ठीक है, दूसरों के उत्तर ज़रूर देखा करिए, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आइडियाज़ ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो उन आइडियाज़ आएँ, इसके लिए दूसरों के उत्तर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको लिखिए, लिखने के बाद आप लोग सेंड करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, और उत्तर लिखते रहिए दोस्तों आप। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ठीक है।